सो हमने अभी पढ़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड. अब हम सोडा बोतल वाला पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड. ओके, तो अगेन वही तीनों चीजें देखनी है, नेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, वही तीनों चीजें देखनी है. अच्छा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. सो क्या है, मैनी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर. बहुत सारे गैसेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं. हाँ, हमें पता है. ओके, ऑक्सीजन डिसॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर. ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट इन द सेंस अमाउंट में, ऑक्सीजन वाटर में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डिसॉल्व होता है. ये तो अच्छी बात है. ज्यादा डिसॉल्व होता है ना तो सारा का सारा समंदर में डिसॉल्व हो जाता है और हमारे लिए कुछ बचता नहीं और हम मर जाते हैं. ओके हमारे लिए बेनिफिशियल है. सोचो कि अगर ज्यादा यही होता और क्या होता, अगर ज्यादा वाटर डिसॉल्व हो गया ऑक्सीजन वाटर में तो हमारे लिए क्या बचता फिर. ओके, लेकिन सपोज, तो ये भी नेचर. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ही बता देता हूँ. देखो जैसे कि यहाँ गिवन है, एक गिवन है, छोड़ो मैं भी वही एग्जांपल देने वाला था. हाँ, तो ऑक्सीजन का देख लिया हमने. नेक्स्ट, इट इज दिस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल एक्वेटिक लाइफ. ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वही जिंदा रख रहा है किसको, एक्वेटिक लाइफ को. मतलब जो भी समंदर में, तालाब में, रिवर में जो भी छोटी छोटी मछलियां और वॉट एवर एक्वेटिक लाइफ है उनको भी, देखो उनको भी ऑक्सीजन तो चाहिए. बहुत 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 कम, वेरी रेयर, मुझे तो पता भी नहीं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो ऑक्सीजन नहीं चाहिए. जैसे एक हमें पता है कौन, ट्री प्लांट्स. ओके, उनको CO2 चाहिए और वो ऑक्सीजन देते हैं. अदरवाइज बाकी तो मुझे पता भी नहीं. ओके, सबको ही चाहिए ऑक्सीजन, प्राणवायु बोलते हैं ना. ओके, सबको ही ऑक्सीजन चाहिए. तो एक्वेटिक लाइफ के लिए जो डिसॉल्व है उतना इनफ है. ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में, बहुत ज्यादा खतरनाक. ओके, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसेस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड. ये तो प्रेशर आ गया, ये प्रेशर आ गया, लेकिन यहाँ पर हम समझ लिए क्या, नेचर के ऊपर डिपेंडेंसी है. कहाँ है नेचर, नेचर है देखो क्या, ऑक्सीजन और HCl गैस. तो ये ऑक्सीजन गैस क्या है, नेचुरल, नेचुरल है ना. ऑक्सीजन नेचुरल गैस है, नेचुरली मिल रहा है. HCl गैस नेचुरल नहीं है, ये हम बनाते हैं. क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल. ओके, ये हम बनाते हैं, ये हम बनाते हैं. तो जो हम बनाते हैं वो गैस कम डिसॉल्व है. सॉरी, हम बनाते हैं वो गैस बहुत ज्यादा डिसॉल्व है. और जो नेचुरली अवेलेबल है वो गैस वाटर में बहुत कम डिसॉल्व हो रहा है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है. यहां पर क्या आ गया, नेचर आ गया कि कौन सा नेचर है, नेचुरली है या आर्टिफिशियल है. अगर नेचुरल हुआ, जैसे दूसरा कौन सा नेचुरल, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा. ओके, तो दूसरा नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन में, सॉरी नाइट्रोजन भी वाटर में बहुत बहुत कम डिसॉल्व है, बहुत कम. लेकिन अगर HCl गैस देखो, वैसे कोई भी एमोनिया गैस देख लो, वो सब तो हम बना रहे हैं ना. तो हम बना रहे हैं, वो भरपूर डिसॉल्व है वाटर के अंदर, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. मतलब ऐसे वाटर टैंक भरी हुई है और तुम सिर्फ एक पाइपलाइन ऐसे अंदर डाल दी HCl गैस की और खोल दिया, पूरा का पूरा ऐसे तुम छोड़ोगे ना, प्रेशराइज सिचुएशंस में HCl जाएंगे, HCl अंदर घुसेगा, बबल होगा और अंदर डिसॉल्व. ओके, बट वही पाइप से ऑक्सीजन डालोगे, वापस बोलेगा डिसॉल्व होगा, लेकिन बाहर भी निकलेगा. मतलब बाहर निकलने की ट्राई करेगा, ज्यादा डिसॉल्व होगा नहीं. ओके, सो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, NTP का N आ गया, फिर T और P देखना है. देन नेचर समझ में आ गया. तो वहां पर जो पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट था, वैसे ही यहाँ पर क्या है, नेचर कि कोई गैस है उसको हम लिक्विड में डिसॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं. तो वो जो गैस है वो अगर नेचुरल हुआ तो वो लिक्विड में कम क्वांटिटी में डिसॉल्व होगा, और अगर वो जो गैस है वो आर्टिफिशियल हुआ, मतलब हमने लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में बनाया हुआ है, तो वो ज्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व होगा. देन
ओके, तो ये बात हो गई नेचर की। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, नहीं ये तो पढ़ गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द प्रेशर एंड टेम्परेचर। गैसेस के लिए भी प्रेशर और टेम्परेचर तो मैटर करता ही था अभी भी, लेकिन अभी प्रेशर भी मैटर करेगा क्योंकि यहाँ पर गैस आ गए हैं। अच्छा, सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। सिंपल है। ओके, क्या सिंपल है? अगर ऐसा समझो मेरे पास वाटर है, एक कंटेनर है, कोई भी 1 लीटर वाटर अंदर भरा हुआ है, दूसरा कंटेनर, इमेजिन करो या फिर मैं ड्रॉ करूं। ओके, इन्होंने कुछ दिया है क्या? क्या किया? मैं यही बता देता हूँ ना, प्रेशर ऑफ अ गैस प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। हाँ चलो, यही समझ लो, लेकिन ये तो प्रेशर बता रहे हैं, मैं तो प्रेशर सेम लाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहीं पे मैं बता रहा हूँ। ओके देखो क्या बोल रहा हूँ, ये कंटेनर है, वैसा ही यहाँ पर सेम दूसरा कंटेनर है, इसमें 1 लीटर वाटर भरा हुआ है, इसमें भी 1 लीटर वाटर भरा हुआ है। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ क्या? ऑक्सीजन, और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ क्या? नाइट्रोजन। प्रेशर दोनों का मतलब ये जो डाल रहे हैं ना हम, ओके, उसका प्रेशर सेम है, मे बी से 10 बार, और इसका भी 10 बार। टेम्परेचर भी सेम है। ओके, कितना? 298 केल्विन जो हम लेते हैं। डन। दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम, दोनों कंटेनर के अंदर जो सॉल्वेंट भरा हुआ है उसका वॉल्यूम भी सेम। 1 लीटर क्या है? वाटर है, वाटर। ओके, जो डाल रहे हैं उसका प्रेशर भी सेम, जो डाल रहे हैं टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, सब कुछ सेम, लेकिन अंदर जो भरा पड़ा है वही अलग। कौन? इसमें एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन। अगर सब कुछ, ये सब कुछ सेम रखा और सिर्फ सब्सटेंस अलग किया, क्या लग रहा है? दोनों गैसेस सेम अमाउंट में डिसॉल्व होंगे या अलग अलग? अगर ऐसा सब कुछ सेम रखा तो क्या लग रहा है? सेम अमाउंट में लग रहा है? नहीं लग रहा है, नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल करके देखा साइंटिस्ट ने, नहीं हो रहा है। मतलब सेम सब कुछ सेम रख दिया, लेकिन एक पाइप में से ऑक्सीजन भेजा, दूसरे पाइप में से नाइट्रोजन भेजा, उनका प्रेशर सेम, उनका टेम्परेचर सेम, ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम सेम, सब कुछ सेम रखा, फिर भी डिसॉल्व अलग अलग हुआ। सपोज ऑक्सीजन ज्यादा हुआ, कम हुआ, मतलब दोनों, अगर एक में ऑक्सीजन एक में नाइट्रोजन, तो डिफरेंट क्वांटिटी में डिसॉल्व हुए ये लोग। तो फिर हम सोचे कि यार डिफरेंट क्वांटिटी में क्यों डिसॉल्व हुए? क्योंकि उनका पार्शियल प्रेशर अलग अलग है। 11th में पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। याद है? नाम तो याद है? ओके, क्या था वो? सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, ऐसे समझो, ये बोर्ड है। ओके, बोर्ड पे मैं ऐसे करके, ऐसे बोर्ड पे तो टूट जाएगा, तब भी शायद यही एग्जांपल दिया था क्या? ओके, सपोज दीवार है, दीवार पे मैं ऐसे टकराया, ओके, फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया, और एरिया तो फोर्स बाय एरिया प्रेशर, मैंने ऐसे प्रेशर लगाया दीवार पे ऐसे, और फिर एक छोटा बच्चा आया और उसने भी, सर आप लगा रहे हो प्रेशर, मैंने भी ये प्रेशर लगाया, उसने भी प्रेशर लगाया, तो क्या दोनों ने सेम प्रेशर लगाया? नहीं। वॉल वही है, सारी सिचुएशंस वही है, मैं अलग और वो बच्चा अलग। मैंने जो प्रेशर लगाया वो ज्यादा होगा, उसने जो प्रेशर लगाया वो कम होगा। चेंज बस सब कुछ सेम है, लेकिन हम दोनों अलग अलग है ना। मैंने ज्यादा प्रेशर लगाया उसको, तो कौन सा प्रेशर लगाया? हम तो बोल रहे थे कि सेम प्रेशर। सेम प्रेशर मतलब वो तो टोटल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम, लेकिन पार्शियल प्रेशर भी तो होता है। पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल प्रेशर। इंडिविजुअल प्रेशर, जैसे कि यहां पर हम बोले कि कितना है प्रेशर, एयर प्रेशर कितना है, तो हम बोल देंगे 1 बार। 1 बार, अच्छा ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? वो 1 बार नहीं होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर 1 बार नहीं होगा। क्या लगता है कितना होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, क्योंकि वो क्वांटिटी तो सबकी है। जो 1 बार बोल रहे हैं ना, वो क्वांटिटी किसकी है? सबकी है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और वो जो ट्रेसेस ऑफ गैसेस है वो भी है। ओके, अदर गैसेस, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन बोले वो कम होगा। लेकिन मैं बोलूं जैसे कल हम मोल फ्रैक्शन बोले थे वैसे, कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, और जितने भी अदर गैसेस है उनके भी पार्शियल प्रेशर ले लो और सबका सम कर दो, तो वो 1 बार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? वो हो जाएगा। पार्शियल मतलब इंडिविजुअल। ओके, डन। तो
इन लोगों का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होगा, दैट्स व्हाई इन लोगों की सॉल्युबिलिटी भी, बाकी सब कुछ सेम रख दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सेम रख दो, फिर भी पार्शियल प्रेशर अलग होने की वजह से क्या होगा, इनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। डन, इतना समझ में आ गया। दो अलग अलग गैसेस हो तो पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंसी है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। चलो दो अलग अलग नहीं है, सेम है। ये फिगर ये देख लेते हैं। देखो ये फिगर, ये फिगर, इससे क्या समझ में आता है, यहाँ जो गैस भरा है वही यहाँ भरा है, लेकिन ये W1 है और यहाँ पे W1, W2, W3 ज्यादा वेट रख दिया। मतलब क्या, यहाँ कम प्रेशर है और यहाँ पर ज्यादा प्रेशर है। ज्यादा प्रेशर है तो कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। देखो पार्टिकल नजदीक आ गए, दिखाई दे रहा है हमें। तो ये जो ब्लू कलर का है वो सॉल्यूट है, गैस, और जो ग्रे कलर का है वो सॉल्वेंट है, वाटर मान लो। और यहाँ पर भी ब्लू कलर का है वो वही है, सेम वही चीज है, सिर्फ प्रेशर बढ़ा दिया हमने। तो जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया तो होगा क्या, ये जो सरफेस पर है ना, सरफेस पर जो पार्टिकल होंगे गैस के, हमने प्रेशर बढ़ाया, उनको ऐसे कंप्रेस कर दिया, उनके बीच की जगह क्या कर दी, कम कर दी। तो ये भाई साहब लोग प्रेशर में आके अंदर घुस जाएंगे। अंदर घुस जाएंगे मतलब लिक्विड में घुस गए, लिक्विड में घुस गए मतलब डिसॉल्व हो गए। कब डिसॉल्व हो गए, जब हमने प्रेशर बढ़ाया तब। जो यहाँ नजदीक थे ना सरफेस पर, यहाँ ऊपर गैस है और नीचे लिक्विड है, तो यहाँ सरफेस के पास ये जो इंटरफेस, सरफेस इन द सेंस इंटरफेस, दोनों को अलग करने वाली सरफेस, ओके, दो मीडियम है ना, एक गैसियस मीडियम एक लिक्विड मीडियम, तो दोनों मीडियम को अलग करने वाली सरफेस के पास जो भी गैसेस के पार्टिकल्स होंगे, जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे, ये भाई साहब लोग अंदर और डिसॉल्व, और प्रेशर बढ़ाया और अंदर, और प्रेशर बढ़ाया और अंदर। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादा अंदर घुसते जा रहे हैं, अंदर घुसते ज्यादा जा रहे हैं पार्टिकल्स, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। सिंपल। प्रेशर बढ़ाने से क्या, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। फिर से प्रेशर इंक्रीज, यहाँ पे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कुछ नहीं है। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, वो टेम्परेचर की बात है, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। डन, समझ में आ गया, पक्का, ओके। चलो बुक में से देख लेते हैं। हाँ, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। देखो ये जो हमने डिस्कस किया वही सेंटेंस में लिख दिया है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉर सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन अ सॉल्वेंट, consider a system shown in the figure. The lower part is the solution and the upper part gaseous system at pressure P and T. Assume this system to be in a state of dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium मतलब क्या, कि जो रेट से ये गैसेस के पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, वही रेट से सॉल्यूशन में से गैसेस के पार्टिकल्स अलग होके ऊपर जा रहे हैं। वही तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम हुआ, वही इक्वेशन क्या, सॉल्यूट सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। ये फॉरवर्ड, और बैकवर्ड कौन सा, सॉल्यूशन में से वापस सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग हो जाना। ओके, तो वही चीज है। नाउ इसको थोड़ा बड़ा कर दे। हाँ, सो assume this system to be in a state of dynamic equilibrium. Under this condition, the rate of gaseous particle entering and leaving the solution phase is the same. Now increase the pressure over the solution phase by compressing the gas to a smaller volume. वही चीज हमने कंप्रेस किया। कंप्रेस किया मतलब प्रेशर बढ़ाया, ये तो हमें पता ही है, प्रेशर बढ़ाया मतलब कंप्रेस, और प्रेशर कम किया मतलब एक्सपांशन। एक्सपांशन में प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और कंप्रेशन में प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। डन, ओके। एक्चुअल सेंस में प्रेशर के रिलेटेड हम नहीं याद रखते, हम क्या याद रखते हैं, वॉल्यूम के रिलेटेड याद रखते हैं कि कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एक्सपांशन में वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कंप्रेशन किसका हुआ, वो कंप्रेशन मतलब कम होना, कम क्या हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, ओके। और एक्सपांशन तो बढ़ा कौन, एक्सपांशन मतलब बढ़ावा होना, तो बढ़ा कौन, अरे वॉल्यूम बढ़ा, ओके। अच्छा चलो, सो this will increase the number of gaseous particle per unit volume over the solution and also the rate at which the gaseous particles are striking the surface of the solution
टू एंटर इट, मतलब जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो जो गैसेस पार्टिकल है वो ज्यादा स्ट्राइक करेंगे वो सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर। क्यों स्ट्राइक करेंगे? प्रेशर बढ़ा रहे, प्रेशर बढ़ाएंगे, गैसेस है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, कोलिजन भी बढ़ेगा और ऐसे कोलाइड होते 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 अंदर घुस जाएंगे। ओके चलो, सिंपल है ना? ओके हाँ, सो एट विच द गैसेस पार्टिकल स्ट्राइकिंग, yes, the solubility of the gas will increase until a new equilibrium is reached, resulting in an increase in the pressure of the gas above the solution and thus the solubility increase। तो मतलब हुआ क्या? solubility क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि स्ट्राइकिंग बढ़ गया, कोलिजन बढ़ गया और कोलिजन बढ़ने से वो लोग अंदर चले गए, वो लोग अंदर चले गए तो क्या हुआ? ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस है सॉल्यूएंट और सॉल्यूट में से क्या बन जाना? सॉल्यूशन बन जाना, ये बढ़ गया प्रेशर बढ़ने से। ओके तो एक स्टेज आएगा जब इक्विलिब्रियम रीच होगा और वापस यहां से वो लोग भी बनना, मतलब सेम रेट हो जाएगा। मतलब क्या? सॉल्यूशन में से वापस सॉल्वेंट और सॉल्यूट सेम रेट पे आ जाएगा और सेम रेट पे आ गया तो वापस ऊपर गैसेस के पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे और गैसेस के पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल। ओके तो वही चीज बताइए। नाउ यहां पर आते हैं हमारे एक साइंटिस्ट, दैट इज हेनरी। ओके ध्यान से सुनना। हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट अभी हमने देखा वो भाई साहब ने किया था। ओके सो बिटवीन द प्रेशर एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन अ सॉल्वेंट व्हिच इज नोन एज हेनरीज लॉ। तो हेनरी का एक लॉ है, उसने जो स्टेटमेंट बताया, देखो ये हेनरी ने बताया, डाल्टन ने भी वही बताया, लेकिन थोड़ा ही बहुत डिफरेंस है, अदरवाइज सेम ही चीज बताई है। सेम चीज क्या बताई है? प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। दोनों का कहने का मीनिंग यही है। ओके हाँ चलो, तो हेनरीज लॉ, द लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ छेड़खानी नहीं है अभी, कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा? द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर से, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or the solution। सिंपल मीनिंग में याद रखना हो तो क्या बोल रहे हैं ये? सपोज मेरी सॉल्युबिलिटी को मैं डिफाइन करता हूं से x, तो x डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल है किससे? पार्शियल प्रेशर्स। दैट्स इट। तो बस इतने से ही पूरा सेंटेंस बन जाएगा। दिस सॉल्युबिलिटी x, दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, किसका? जो भी लिक्विड के ऊपर गैसेस है उसका, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और द सॉल्यूशन। ये है हेनरीज लॉ और फॉर्मूला भी यही है हेनरीज लॉ का। ओके क्या? ये सॉल्युबिलिटी is directly proportional to the partial pressure of the gas। सिंपल वे में इतना लंबा चौड़ा ना बोलना हो तो partial pressure of the gas is directly proportional to the solubility। खत्म। थोड़ा बहुत गार्निशिंग और वो सब करके बताना हो तो क्या वही बोलो, क्या x से स्टार्ट करो। The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the liquid or the solution surface। ओके तो वही चीज यहां पर बताइए, P is proportional to x। मान लो कि हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो मेरा नाम तो लिखेंगे नहीं, हेनरी ने बोला है तो हेनरी का ही लिखेंगे, तो वो है के एच। ओके कांस्टेंट के है और हेनरी ने बोला इसलिए के एच लिख दिया और यहां पर आ गया x। और यहां से अगर वैल्यू निकाले तो वैल्यू क्या निकलेगी? पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू KH। यहां से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, घुमा घुमा के पूछेंगे, लेकिन तुम्हें घूमना नहीं है, तुम्हें सीधा सीधा समझ के आंसर देना है। क्या बोलेंगे? इफ से Henry's constant value is increased, then solubility of the solute will blank। क्या होगा? डिक्रीज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके तो अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अच्छा
if solubility is decreased or if solubility is increased, the Henry's constant value will be, ये डिक्रीज होगा तो वो इंक्रीज है, इंक्रीज होगा तो वो डिक्रीज. ओके, फिर टेम्परेचर का भी पूछ लेंगे. अभी क्या था? अभी कांस्टेंट टेम्परेचर था. अभी कांस्टेंट टेम्परेचर. जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे ही हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया. अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था क्या, गैस इन अ लिक्विड, कोको कोला, CO2 गैस इन अ लिक्विड, सोडा निकाला ना हमने, तो CO2 गैस इन अ लिक्विड. तो क्या बोला मैंने, ऐसे हिला हिला के ऐसे छोड़ दोगे, पूरा फिश बाहर. और फिर जब हम गर्म करेंगे, थोड़ा बहुत CO2 जो डिसॉल्व होगा वो भी बाहर निकल जाएगा. ये याद रखना एग्जांपल, तो इजीली याद आ जाएगा कंसेप्ट कि कोको कोला याद रखो. तो हुआ क्या, हमने थोड़ा भी CO2 जो अंदर डिसॉल्व है वो निकालने के लिए गर्म किया. गर्म किया मतलब टेम्परेचर बढ़ाया. टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, थोड़ा भी जो अंदर डिसॉल्व था ना CO2 वो भी निकल गया. मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. क्या करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से. ऐसा भी पूछेंगे. क्या पूछेंगे, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू विल बी, क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी. इंक्रीज होगी क्यों, देखो ये घुमा फिरा के पूछा. क्यों, यहां पर तो टेम्परेचर है ही नहीं, और उसने क्या बोला, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी. यहां तो टेम्परेचर है ही नहीं, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई, ये हमें पता है. सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई तो ये वापस इंक्रीज हो गया. ओके, तो कुछ भी घुमा फिरा के पूछे, भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, टेम्परेचर कम हो रहा है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ रहा है हेनरीज कांस्टेंट विल बी इंक्रीज, टेम्परेचर कम हो रहा है हेनरीज कांस्टेंट विल बी डिक्रीज. दैट्स इट. देन कुछ भी पूछे आगे पीछे अच्छे से समझ लो. तो कितना भी घुमा फिरा है ध्यान से पढ़ो, समझो और फिर टिक कर दो. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आराम, पेशेंस होना चाहिए. ओके, कॉम्पिटिटिव जो MCQ तुम कर रहे हो उसमें पेशेंस होना चाहिए. अच्छा चलो, हेनरीज लॉ समझ में आ गया. अभी वही टाइम पीरियड पे, मतलब दोनों एक ही टाइम पीरियड में, जैसे तुम लोग मैं लोग एक ही टाइम पीरियड में जी रहे हैं, वैसे ये लोग एक ही टाइम पीरियड में थे. डाल्टन और कंटेम्पररी, ये वर्ड का मीनिंग समझा रहा था. एक ही टाइम पीरियड में डाल्टन और कंटेम्पररी ऑफ हेनरी, मतलब समकालीन, वही टाइम पीरियड के टाइम पर डाल्टन भी हुए थे. उन्होंने भी वही चीज बता दी. क्या बता दी, ऑल्सो कंक्लूडेड इंडिपेंडेंटली. उन्होंने यहां से उठा लिया ऐसा नहीं है, उन्होंने अलग एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन भी मोर और लेस ऐसा ही था. ओके, इंडिपेंडेंटली दैट the solubility of a gas in a liquid solution is a function of partial pressure of the gas. ये क्या है, solubility किसका function है, partial pressure of the gas का function है. Okay, if we use the mole fraction of a gas in the solution, mole fraction of the gas in the solution as a measure, solubility को तो हम कैसे भी, अभी तो हमने इतनी सारी टर्मिनोलॉजी, 7 टर्मिनोलॉजी पढ़ी. ओके, तो मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी भी आएगा, देखेंगे जब आएगा तब. तो मोलारिटी, मोलालिटी, ओके, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया. उसमें से क्या लिया है इन्होंने, मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन में अगर सॉल्युबिलिटी को डिफाइन किया, किसी भी तरह से कर सकते हैं, तो उन्होंने अगर मोल फ्रैक्शन से किया, देन इट कैन बी सेड दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस in the solution is proportional to the partial pressure of a gas over the solution. वही फॉर्मूला याद रखो, क्या, P is proportional to X. ओके, तो मोल फ्रैक्शन को तो हम X से ही डिनोट करते थे, याद है ना, कल ही डिस्कस किया. So mole fraction of a gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution. The most commonly used form of Henry's law states that, हेनरी के लॉ का ही दूसरा स्टेटमेंट सेम, the partial pressure of the gas in the vapor phase, okay, the partial pressure of the gas in the vapor phase, that is P, is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. ये ज्यादा यूज होता है, ऐसा बोल रहे, तुम ऊपर वाला लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, यहाँ पर P से स्टार्ट किया है, वहां पर X से स्टार्ट किया था. वहां पर किससे स्टार्ट किया था, X से स्टार्ट किया. क्या, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional
टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबोव द लिक्विड और सॉल्यूशन सरफेस। वो ऊपर बोला था, ऐसे उल्टा स्टार्ट किया था, x इज p इज प्रोपोर्शनल टू x था, तो x से डेफिनेशन स्टार्ट की थी और यहां से p से डेफिनेशन स्टार्ट की है। हेनरी का ही लॉ है लेकिन अलग वे में। ओके, जैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो भाई कोई कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी बोलेगा, कोई क्लॉजियस स्टेटमेंट भी बोलेगा, है तो दोनों के दोनों क्या है, सेकंड लॉ ही है। वैसे हेनरी के ही लॉ के दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज और से दो अलग अलग सेंटेंस है, तो एक हमने पढ़ लिया, ये दूसरा यहां से द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ वेपर फेज। तो गैस तो वेपर फेज में ही होगा, ओके, तभी तो हम प्रेशर करेंगे। अगर गैस को ही लिक्विड फेज में ले लिया तो हम फिर प्रेशर कंसीडर करेंगे ही नहीं। ओके, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर फेज P इज प्रोपोर्शनल टू, ये KH को हटाओ अभी, is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. That's it. Proportional. Proportionality constant of proportional. P is proportional to x. वहां पर x पहले x से डेफिनेशन स्टार्ट की, यहां से P से डेफिनेशन। That's it. Done. Okay? चलो, समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। Here, KH is the Henry's law constant. If we draw a graph between partial pressure of the gas versus the mole fraction of the gas in the solution, then we should get a plot of the system. Draw कर सकते हैं, उसमें क्या है, ये हमें पता है ना, तो ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे क्या लिया हमने, y एक्सिस पे लिया है हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, और x एक्सिस पे लिया है हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। दैट्स इट। तो क्या हुआ, ये हमने बना दिया कि हमें एक सीधी लाइन मिल रही है। सीधी लाइन मिल रही है, ऐसा क्यों मिला, अभी तो हमने बोला क्या, इस साइड क्या है, पार्शियल प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, अभी डिस्कस किया ना, पहले यहाँ पे W1 वो फिगर जो कि बुक में गिवन है, W1 और फिर W1 W2 W3, मतलब प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हुई, देखो वैसे भी अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था, कहाँ है, यही फॉर्मूला लिखा था ना हमने, P/x इज इक्वल टू KH। ओके, और इसको ही अगर हम लिखे तो हमने क्या लिखा था, P इज प्रोपोर्शनल टू x, ऐसा लिखा था। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सॉल्युबिलिटी के। प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डन। ओके, सो कहने का मीनिंग ये है कि अगर प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी तो बढ़ ही रही है। अगर दोनों ही चीजें बढ़ रही है, तुम्हारा x भी बढ़ रहा है और तुम्हारा y भी बढ़ रहा है, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा ना। ओके, ये भी तुम्हारा बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। अच्छा, मान लो x तो बढ़ रहा होता लेकिन y कम हो रहा होता, तो क्या होता, तो भी स्ट्रेट लाइन मिलता लेकिन उसका स्लोप अलग हो जाता। कैसे, सोचो ना, x बढ़ रहा है लेकिन y कम हो रहा है, ऐसे होगा। तो देखो यहां से हम ऐसे आएंगे, x बढ़ रहा है, देखो x बढ़ रहा है, लेकिन y देखो, y क्या हो रहा है, कम हो रहा है, देखो कम हो रहा है ना y। तो ऐसे आओगे, यहां से ऐसे आओगे तो देखो y कम हो रहा है, पहले यहां था, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ जाओगे और कम हो जाएगा, यहाँ जाने से तो y 0 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे तो x तो बढ़ रहा है, y कम हो रहा है, और ऐसे ड्रॉ करेंगे तो दोनों बढ़ रहा है। ओके, डन, दोनों स्ट्रेट लाइन ग्राफ से होंगे। अच्छा चलो, तो ड्रॉ तो कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं। हाँ, अगर ये HCl गैस के लिए है, फिर मैं बोलूं कि नाइट्रोजन गैस के लिए ड्रॉ करो, वो कुछ और ग्राफ होगा। ऑक्सीजन गैस के लिए ड्रॉ करो, वो कुछ और ग्राफ होगा, अलग होगा, सेम थोड़ी होगा। क्यों अलग होगा, क्यों अलग होगा, सब कुछ सेम रखा, सारी कंडीशन सेम रखी तो भी अलग ग्राफ मिलेगा। ऐसा क्यों, नेचर नहीं, पार्शियल प्रेशर। ओके, नेचर तो अलग है ही, क्योंकि दूसरा लिया तो नेचर तो बदल ही गया, दूसरा लिया मतलब नेचर तो बदल ही गया, लेकिन जरूरी है ना बदल गया। जैसे पहले HCl लिया, अभी मैंने अमोनिया ले लिया, तो दोनों के दोनों नेचर तो सेम हो गए, क्या लेबोरेटरी में बनाए हुए हैं, तो दोनों के नेचर सेम हो गए, फिर भी ग्राफ अलग हो जाएगा। क्यों, पार्शियल प्रेशर की वजह से। उनके पार्शियल प्रेशर ऐसे भी पूछ सकते हैं। गुड। ओके, क्या नेचर सेम होंगे या नेचर डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर HCl ले लिया, यहाँ पर नाइट्रोजन ले लिया, दोनों के नेचर क्या है, डिफरेंट, फिर भी अलग अलग, लेकिन सेम होगा तो भी अलग आ सकता है। जैसे HCl और यहाँ पे ले लिया मैंने अमोनिया, तो दोनों के दोनों क्या है, सेम नेचर के हैं। या मैंने नाइट्रोजन ले लिया और दूसरा ले लिया यहाँ पर ऑक्सीजन, दोनों के दोनों क्या है, सेम नेचर के हैं, नेचुरली ही मिलते हैं दोनों के दोनों। भले ही सेम नेचर के हो, फिर भी ग्राफ क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। क्यों, पार्शियल प्रेशर की वजह से।
पार्शियल प्रेशर सबका अलग होता है। तुम्हें दीवार में धक्का मारना है, मैं अलग प्रेशर से मारूंगा, तुम सब लोग अलग अलग, भले ही कितना भी सेम रखने की ट्राई करो, अलग ही आएगा आंसर। डन। तो धक्का मारने वाला याद रखना, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर सबका अलग अलग होगा। ओके डन। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमने कर दिया। डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट केएच वैल्यू। देखो ये, अच्छा चलो क्या लिखा है वो तो पढ़ ले। कुछ रह गया क्या? हियर KH is the Henry's law constant if we draw, ये तो पढ़ा हमने, वही शुद्ध। अच्छा ठीक। डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। एक ही टेम्परेचर रखा हुआ है, एक ही टेम्परेचर, लेकिन अलग अलग गैस की अलग अलग KH वैल्यू होगी। क्यों? अभी देखते हैं। This suggests that KH is a function of the nature of the gas. KH is a function of a nature of a gas. कि नेचर अगर अलग अलग होगा तो KH की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? अलग अलग। लेकिन अगर नेचर सेम हुआ then also we can't say that KH भी सेम हो। नेचर सेम हुआ तो भी KH सेम होने ही नहीं वाला। क्यों? अभी तो डिस्कस किया पार्शियल प्रेशर। ओके, लेकिन ये सेंटेंस याद रखना, सजेस्ट दैट KH इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ अ गैस। ओके, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन दैट हायर वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर पर हायर वैल्यू ऑफ KH, अभी हमने डिफाइन किया ना, KH हायर है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 1.2 दैट, एक नीचे टेबल है, KH value for both N2 and O2 increase with the increase of temperature। टेम्परेचर के साथ दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो तो हो गए ही। ओके, टेम्परेचर के साथ तो कोई भी गैस लिक्विड में डिसॉल्व किया गया हो तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी क्या होगी? देखो फिर से क्या बोला है? KH वैल्यू को बोला है, सॉल्युबिलिटी की बात नहीं की है। सॉल्युबिलिटी तो क्या होगी? कोई भी गैस हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। सोडा बॉटल, टेम्परेचर बढ़ाया, CO2 गैस जितना था उतना भी निकल गया, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। कोई भी गैस हो तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो वो तो नीचे था, तो मतलब KH की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो मतलब कोई भी गैस हो, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, KH की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज ही होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। कोई भी नेचर का गैस हो, इफ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये सब देखो कोई भी कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में से उसी के बेस पे है। ओके, तो प्रेशर कुछ भी हो, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो KH की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, KH की वैल्यू इंक्रीज होगी। If you decrease the temperature, KH की वैल्यू डिक्रीज होगी। If you increase the temperature, solubility will be decrease. If you decrease the temperature, solubility will be increase. Done. Okay. वही सेम एक ही इक्वेशन, P is equals to KH into X. Therefore, KH is equals to P divided by X. वो P divided by X से कोई भी क्वेश्चन पूछे, डन। कल पूछूंगा, गलत आंसर नहीं दूंगा। ओके चलो, हाँ, KH वैल्यू कोई भी किसी के लिए भी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, इंडिकेटिंग दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस increases with the decrease of temperature. Yes, it is due to that reason that aquatic species, अब देखो ये, it is due to this reason that aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm waters. Why? ऐसे करके ये सेंटेंस लिख देंगे और जस्टिफाई और वाई ऐसा पूछिए, वाई आर एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर्स कंपेयर टू द हॉट वाटर्स। क्यों ऐसा है? उनको गर्मी लग रही है इसलिए सर? नहीं भाई, गर्मी से कोई लेना देना ही नहीं है, भले ही टेम्परेचर बोला है, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी, और सॉल्युबिलिटी कम हुई तो वहां ऑक्सीजन कम है, और वहां ऑक्सीजन कम है तो उनको भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कम ऑक्सीजन में क्यों रहेंगे वो? दैट्स व्हाई दे आर फेवरेबल इन कोल्ड कंडीशन। मतलब ठंडे पानी में एक्वेटिक लाइफ ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकती है और वो प्रेफर करती है कंपेयर टू दी गर्म पानी। ओके, तो ये जस्टिफाई करने के लिए पूछ ले
जस्टिफाई और वाई, तो फिर हम बोलेंगे किसी ने पढ़ा ही नहीं चैप्टर और फिर वो ऐसे सोच रहा है कुछ भी लिख देंगे, तो फिर इसीलिए फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर के साथ तो कुछ लेना देना ही नहीं है। तो हम बोलेंगे उसको ठंडा लगेगा, उसको गर्मी लगेगी, ये मैटर नहीं करता। सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसका है? सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन है। ओके, सो दिस इज ड्यू टू दैट दिस रीजन दैट aquatic species are more comfortable in cold waters. Why? Because temperature is less. Temperature is less means KH की वैल्यू क्या है? कम है, और KH की वैल्यू कम है मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा है, और ऑक्सीजन ज्यादा है तो वहीं पे रहेंगे वो लोग। ओके, कंपेयर टू दी वार्म वाटर्स। डन। ओके, और जो मुझे कुछ बताना था, क्या बताना था? रुको पहले मैं वो याद कर लूँ, नहीं तो रह जाएगा। यहाँ से क्या बताना था? हाँ, ये बताना था कि अगर डिफरेंट गैसेस के लिए हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किए, जैसे हमने यहाँ पर बताया कि ये HCl के लिए है, देन सपोज ये N2 के लिए है, देन सपोज हमारा O2 के लिए है, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट ग्राफ मिलेंगे। अब एक्चुअल में है क्या देखो, तो एक्चुअल में ये हमारा फॉर्मूला है, इक्वेशन है, और इक्वेशन ही हमारा फॉर्मूला है। सो से P/X इज इक्वल्स टू KH हो रहा है। ओके, तो ये P क्या है देखो, तो ये P है हमारे y एक्सिस पे, और X क्या है? X हमारी सॉल्युबिलिटी वो है x एक्सिस पे। y/x क्या होता है? ग्राफिकल टर्मिनोलॉजी में y/x क्या होता है? स्लोप। यस, तो एक्चुअली ये स्लोप की वैल्यू है, ये स्लोप की वैल्यू है, तो KH भी क्या है? स्लोप है। ओके, तो यहां पर हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर स्लोप फाइंड किया। ओके, यहाँ पर स्लोप फाइंड किया, यहाँ पर स्लोप फाइंड किया, यहाँ पर सब जगह हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। एक तो ऐसे स्लोप फाइंड कर सकते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट को पता होगा कि अगर हम tan थीटा निकाल ले, यहाँ पर ये जो थीटा होता है उसका tan निकाल ले, तो वो भी क्या दिखाता है? स्लोप ही दिखाता है। लाइन के स्लोप निकालने के तरीके हैं। ओके, सो डिफरेंट ऐसा पूछा गया है, दैट्स व्हाई मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसे डिफरेंट गैसेस हैं, और डिफरेंट गैसेस के ग्राफ, पहला क्वेश्चन सब कुछ सेम रखा लेकिन गैसेस डिफरेंट है, तो क्या उनके जो ग्राफ हम बनाएंगे वो सेम होंगे? बोले नहीं, सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होंगे? बिकॉज ऑफ वो दूसरा क्वेश्चन, क्यों अलग अलग होंगे? ओके, दैट इज पार्शियल प्रेशर की वजह से। भले ही नेचर सेम हो, दोनों के दोनों नेचर से आ रहे हो, दोनों के दोनों हमने बनाए हुए हो, वॉट एवर, पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होगा। दैट्स वाई इफ they are told that, or you are told that partial pressure is also equal, तो सेम होगा। अगर कोई बोल दे कि नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, सभी कंडीशन सेम, और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो है 1 बार है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी 1 बार है, तो सेम ग्राफ, ऑक्सीजन के ऊपर ही दूसरी लाइन नाइट्रोजन, तो सेम ग्राफ आएगा, और तब दोनों का स्लोप भी सेम आएगा। दोनों का स्लोप सेम आएगा मतलब दोनों की KH की वैल्यू सेम आएगी, और दोनों का स्लोप डिफरेंट आया, उसका मीनिंग है दोनों की KH की वैल्यू अलग आएगी। अलग अलग ग्राफ हो तो KH की वैल्यू अलग अलग होगी, और अगर सेम लाइन ही हो दो गैसेस के लिए तो KH की वैल्यू भी सेम होगी। लेकिन कब ऐसा होगा वो हम डिस्कस किए, क्या पार्शियल प्रेशर भी अगर सेम गिवन हो तभी ऐसा होगा कि दोनों के लिए ग्राफ भी सेम आएगा और दोनों के लिए KH की वैल्यू भी सेम आएगी। अंडरस्टूड? तो ऐसा क्वेश्चन हो गया है पहले PYQ में, सो ध्यान से पढ़ना और उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना। आंसर हमने डिस्कस कर लिया, उसी में से आंसर मिल जाएगा, लेकिन जो हमने डिस्कस किया वो समझ में आ गया पक्का? तो क्यों? क्योंकि ये हमारा y है, प्रेशर y एक्सिस पर है और सॉल्युबिलिटी x एक्सिस पर है, सो y/x होता है हमारा स्लोप। दैट मींस ये स्लोप की वैल्यू, ये जो आंसर आएगा वो स्लोप की वैल्यू है, मतलब जो स्लोप है वही KH है, तो सबके लिए स्लोप अलग अलग होगा। अरे ऐसी सीधी लाइन है और दूसरी ऐसी सीधी, ये दोनों लाइन का स्लोप सेम है या अलग अलग? बोथ आर पैरेलल, सेम होगा, बोथ आर पैरेलल। मैथ्स के स्टूडेंट को तो पता होगा m1 इज इक्वल्स टू m2 होता है पैरेलल में, और परपेंडिकुलर में क्या होता है? m1 दो लाइनें हैं, ये है इसका m1 है और ये दूसरा है इसका m2 है। हाँ, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 वो लेते थे। अच्छा, यहाँ उसका कोई लेना देना नहीं है। कहने का मीनिंग ये है कि ऐसे अगर दो लाइनें हैं, जैसे कि
देखो यही ग्राफ में अगर मैं बताऊं कि सेम स्लोप, मान लो कि ये एंगल कितना है, मान लेते हैं हम से 60 डिग्री। अभी मुझे 60 डिग्री पे ही कोई लाइन बनानी हो तो इसके पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी। ऐसे बनाता हूं, देखो बनेगी नहीं, लेकिन तुम एज्यूम कर लो कि ये पैरेलल है। कितना खराब, ओके जो भी हो, ये ग्रीन और ये ग्रीन दोनों पैरेलल है, ऐसा मानो। पैरेलल ड्रॉ करके तुम्हें दिया गया है और फिर पूछा कि दोनों की KH की वैल्यू सेम होगी। हाँ सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के स्लोप सेम है, दोनों पैरेलल है, भले ही दोनों डिफरेंट गैसेस है, पार्शियल प्रेशर अलग होना, पार्शियल प्रेशर भी सेम होना चाहिए। तो भले ही ग्राफ में दो अलग अलग लाइनें दिख रही है, लेकिन उनका स्लोप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और स्लोप सेम हो गया तो KH भी क्या हो गया, सेम हो गया। अगर KH सेम हो गया तो सॉल्युबिलिटी सेम होगी या डिफरेंट, सेम, वो भी सेम हो जाएगी। क्यों? अभी तो हमने निकाला अगर KH सेम हो गया तो पार्शियल प्रेशर भी सेम ही गिवन है, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, सेम ही हो जाएगी। डन, पक्का? तो कितना भी घुमा फिरा के पूछे लेकिन आंसर देना आना चाहिए। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? दो टाइप के सॉल्यूशंस हम डिस्कस करने वाले थे। पहला तो हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा थोड़ा ध्यान से, पहले वाले में कोई लॉ या कुछ भी नहीं था, दूसरे में हेनरीज लॉ है। क्या क्या समझा हमने, क्विक रिवीजन करते हैं, लेकिन रिवीजन करने से पहले ये यहाँ दिखा रहे थे वो देख लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस गिवन है। ओके यार कुछ है यार यहाँ, अरे यार तुम लोग बोल नहीं रहे हो, है आगे थियरी कंप्लीट नहीं हुई। ओके तो बीच में कैसे न्यूमेरिकल दे दिया? ओके व्हाटएवर, तो चलो डिस्कस करते हैं, पिक्चर अभी बाकी है। ओके हाँ, तो देखो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है और KH की वैल्यू गिवन है। देखो तो टेम्परेचर यहाँ पर देखो पहले तीन में सेम है, लेकिन KH की वैल्यू अलग अलग है क्योंकि गैसेस भी अलग अलग है। और देखो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, अभी अगर तुमने इन गैसेस के लिए भी फिर से यहाँ पर देखो सबके लिए सेम, लेकिन सबके लिए KH क्या है अलग, क्योंकि उनके नेचर अलग है। दैट्स व्हाई हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सम सिलेक्टेड गैसेस इन वाटर, याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें से क्या पूछा जाएगा, इसमें से वही पूछा जाएगा जो अभी हमने डिस्कस किया। फोकट का सिर्फ वैल्यू दे देंगे कि इसकी KH की वैल्यू है, इसकी KH की वैल्यू है। तुम्हें सिर्फ देखना है क्या है, KH की वैल्यू किसकी ज्यादा है, बस उतना ही देखना है। ओके नंबर्स हमें याद रखने नहीं है। डन, KH की वैल्यू ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी कम होगी, KH की वैल्यू कम होगी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। डन, ओके हाँ चलो फिर आगे थोड़ा बहुत जो गिवन है वो मैं वही सोचूं कि ये कम क्यों हो गया, कम नहीं हुआ भाई, उतना ही है, बीच में न्यूमेरिकल डाल दिया। ओके लेकिन खत्म हो गई थियरी, खत्म हो गई है। ओके चलो, Henry's law finds several applications in industry and explains some biological phenomenon. Notable among these are, मतलब अभी Henry's law की applications, uses हम देखने वाले, uses ये कहाँ यूज होता है भाई, तो अभी हम देखेंगे। पहली बात ओके देखो तीन जगह पे यूज होता है, शॉर्ट में याद रख लो। क्या? एक तो सोडा बोतल, अभी हमने समझा तो कितनी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं हम। ओके मत पियो, अच्छा नहीं है। ओके एक तो कोल्ड ड्रिंक्स, फिर एक नीचे जाना है एक ऊपर जाना है। नीचे जाना मतलब स्कूबा डाइवर्स और ऊपर जाना है मतलब वो ट्रैकिंग करके ऊपर जाते हैं वो। ओके क्या बोलते हैं, माउंटेनियर्स। ओके हाँ चलो बस ये तीन एप्लीकेशन याद रखो। कौन कौन सी? सोडा बॉटल, स्कूबा डाइवर और माउंटेनियर्स। अच्छा चलो, to increase the solubility of CO2 in a soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure. Simple, ये हो गया, sealed under high pressure। क्यों? क्योंकि जितना हाई प्रेशर उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, वही तो बोला हेनरी ने। X is directly proportional to P और P is directly proportional to X। जितना प्रेशर ज्यादा उतना सॉल्युबिलिटी क्या ज्यादा, तो हाई प्रेशर पे सील की जाती है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल। क्यों? ज्यादा CO2 अंदर घुसे इसलिए। तो ज्यादा CO2 घुसा के क्या करेंगे, उनका सिरप भी कम जाएगा, वो सब पे अभी हम नहीं जाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट नीचे जाते हैं, स्कूबा डाइवर्स। तो स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड गैसेस व्हाइल ब्रीदिंग एयर। हाँ स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस while breathing air at high pressure under the water। हाँ ठीक है, बस अभी डिस्कस करते हैं।
increased pressure increase the solubility of the atmospheric gas in the blood. हाँ. When the divers come towards the surface, the pressure gradually decrease. हाँ. These release the dissolved gases and leads to the formation of the bubbles of nitrogen in the blood. Yes, this blocks the capillaries and creates a medical condition known as bends, which are painful and dangerous to life. Okay. To avoid bends as well as, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं. To avoid bends as well as the toxic effects of the high concentrations of the nitrogen in the blood, the tank, ये avoid वाला बाद में. ये क्या है? ये पहले की कंडीशन है, पहले के जमाने की, जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तब भी स्कूबा डाइवर्स तो थे. ओके, मतलब ये सब पढ़ाई हम सीरियसली नहीं लेते थे, तब की बात है. ओके, तो स्कूबा डाइवर्स थे, क्या करते थे वो? एटमॉस्फेरिक गैस सिलेंडर में भर दिया, और सिलेंडर में भर दिया और अब नीचे चले गए, स्कूबा डाइव करने चले गए. ओके, गोताखोर जो मोती निकाल के लाते हैं, सो वो नीचे चले गए. अभी जैसे ही नीचे गए तो वो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा. यस, तो नीचे वाटर प्रेशर आ गया. पहले तो एयर प्रेशर था, अब तो सर पे वाटर आ गया. ओके, तो प्रेशर बढ़ेगा. जैसे ही प्रेशर बढ़ा, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? P is proportional to X. P is equals to KH into X और P is proportional to X. तो प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. तो जैसे ही वो नीचे गए तो उनके सिलेंडर में प्रेशर बढ़ गया, उनके ऊपर भी बढ़ गया, इवन सिलेंडर पे भी बढ़ गया. तो जो प्रेशर बढ़ गया, अभी प्रेशर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई, इंक्रीज. मतलब वो गैस, वो जो एयर को ब्रीथ करते हैं नीचे अंदर, ज्यादा प्रेशर वाला, हाई प्रेशर वाला, तो होगा क्या? वो हाई प्रेशर वाला एटमॉस्फेरिक गैस अंदर गया, अंदर ज्यादा डिसॉल्व हो गया. सॉल्युबिलिटी बढ़ी ना, सॉल्युबिलिटी बढ़ी मतलब क्या? डिसोल्यूशन ज्यादा होगा. तो किसमें? ब्लड में. तो हमारे ब्लड में, मतलब वो डाइवर्स के ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व हो गया. कौन? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि वही मेजर होते हैं. ओके, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज्यादा डिसॉल्व हो गए. अच्छा ठीक है, फिर अब वो ऊपर आए. जैसे ही ऊपर आए प्रेशर क्या हो जाएगा? कम. प्रेशर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रेशर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, कम हो जाएगी. ओके, तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो ब्लड में से वापस वो लोग बाहर निकलेंगे. कौन? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. लेकिन ऑक्सीजन तो ब्लड में घुस गया, फिर ऑक्सीजन थोड़ी बाहर निकलेगा. वो उसने तो हीमोग्लोबिन बना दिया, अब तो CO2 बाहर निकलेगा. डन. लेकिन नाइट्रोजन का कुछ CO2 BO2 बनता नहीं है. तो जैसे ही ऊपर आए, अब ये नाइट्रोजन बाहर निकालने की ट्राई करेगा, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई. अभी वो ब्लड में नहीं रह सकता, प्रेशर कम हो गया. तो अब वो बाहर निकलने की ट्राई करेगा. तो वो हमारी कैपिलरी में से बाहर निकलने की ट्राई करेगा, एंड दैट इज मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं बेंड्स. ओके, बेंड्स बोलते हैं. होगा क्या? बहुत डेंजरस सिचुएशंस है, इवन कॉज डेथ. ओके, डेथ भी हो सकती है. समझ में आ गया? ये पूरा पैराग्राफ में लिखा हुआ, ये पहले की बात है. आज की डेट में हम क्या करते हैं? अभी लेटेस्ट, अभी तो जो बुक में गिवन है वो भी नहीं करते. लेटेस्ट क्या करते हैं? ज्यादातर ऑक्सीजन ही भर के जाते हैं. नाइट्रोजन होगा तो प्रॉब्लम करेगा ना, नाइट्रोजन होगा तो प्रॉब्लम करेगा ना, है ही नहीं तो. ओके, लेकिन इससे भी पहले हम क्या करते थे? मतलब पहले वो वाला पुराना वाला स्टेज, फिर बीच वाला स्टेज. ये बीच वाले स्टेज में हम क्या करते थे? ऐसा क्रिएट ना हो, ये बैंड्स क्रिएट ना हो. व्हाट इज बैंड एंड हाउ दे आर क्रिएटेड? तो पूरा पैरा लिखोगे ना तुम. सिंपल है. क्या लिखना है कि जब स्कूबा डाइवर नीचे जाएंगे, एटमॉस्फेरिक एयर सिलेंडर में भर के जाते हैं, जैसे ही नीचे गए प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई तो ब्लड में वो ज्यादा सॉल्युबल हो गए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. फिर वापस वो ऊपर आए, नीचे गए तो ऊपर तो आएंगे ही. तो जब ऊपर आए तो प्रेशर क्या हो गया? डाउन हो गया. प्रेशर डाउन हो गया, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई. ऑक्सीजन ने तो अपना कामकाज खत्म कर दिया, हीमोग्लोबिन बन गया, घूम गया, CO2 बन गया, व्हाटएवर, CO2 निकल जाएगा. लेकिन नाइट्रोजन वो तो डिसॉल्व था, और अब जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई. वो बाहर निकालने की ट्राई करेगा और बाहर निकल नहीं पाएगा, कैपिलरीज को भी फाड़ देगा, वो कुछ भी हो सकता है. ओके, और यही सिचुएशंस को क्या बोलते हैं? बैंड्स बोलते हैं. डन. अब ये बैंड्स को अवॉइड करने के लिए क्या करना है तो वो हम देखते हैं. ओके, चलो. To avoid bends as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood,
बैंड्स को अवॉइड करने के लिए एट द सेम टाइम जब नीचे है तब भी नाइट्रोजन ब्लड के अंदर हमें नहीं रिक्वायर्ड है, फिर भी है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करें, द टैंक्स यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद द, ये पूछा जाता है, याद रखना यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट है, जहां नहीं है मैं बोल देता कि नंबर्स याद मत रखो, ये नंबर्स याद रखने हैं। सो डाइल्यूटेड विद द हीलियम, हीलियम डाल दिया, और हीलियम क्या है हमारा नोबल गैस, जिसकी रिएक्टिविटी क्या है 0, नॉन रिएक्टिव गैसेस, ओके, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, जेनॉन, रेडॉन, वो सारे, ये हीलियम किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे जाओ ऊपर जाओ ब्लड में से बाहर निकल जाएगा, ओके। सो हीलियम रखते हैं 11.7% और नाइट्रोजन रखते हैं 56.2%, जो डेंजरस नहीं होता है, दैट्स वाई, ओके। एंड 32 जो बाकी बचा वो कितना है, ऑक्सीजन 32%, ओके। मतलब हमने किया क्या, हमने ऐसा किया कि नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी उसको कम कर दी, जैसे ही नाइट्रोजन की क्वांटिटी को कम की तो जो नाइट्रोजन प्रॉब्लम बैंड्स कौन क्रिएट कर रहा था, नाइट्रोजन, उसकी क्वांटिटी कम हो गई तो फिर अभी क्रिएट होता नहीं है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, ओके। तो 3 यूजेस बोले थे, सोडा बॉटल, स्कूबा डाइवर और माउंटेनियर्स। अच्छा चलो, एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस, ये तो पता ही है, ओके। नीचे जाओ तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ओके। प्रेशर कम होता है, हम तो बोल देते हैं ऑक्सीजन कम है ऐसा नहीं बोलते, लद्दाख में गए वहां ऑक्सीजन कम है, ओ ऑक्सीजन उतना ही है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है ओके। तो देखो क्या है, एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस, पार्शियल प्रेशर कम है, क्यों कम हो गई, अरे कम ही हो जाएगी ना, हम लोग यहाँ, ये है हमारी लैंड और हम यहाँ रह रहे हैं, ये हमारा है माउंटेन और हम ट्रैकिंग करके यहाँ पे चढ़ गए, ओके। तो यहाँ पे हम ट्रैकिंग करके यहाँ पर चढ़ गए, अभी ट्रैकिंग करके भाई साहब ट्रैकिंग करके अगर हम यहाँ पर चढ़ गए तो इसके ऊपर, हमारे ऊपर है कौन, एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर का इतना सारा प्रेशर, इतने सारे प्रेशर जो होगा, ज्यादा प्रेशर है, प्रेशर इतना सारा है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ओके। मोल फ्रैक्शन अभी हमने जो देखा था, तो प्रेशर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या है, ज्यादा, तो यहाँ पर जो हमें ऑक्सीजन मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। और अभी हम ऊपर चढ़ गए तो देखो इतना था, सपोज ऐसे मेरा हाथ है वहां तक का, देखो इतना था, अब तुम यहाँ पहुंच गए तो इतना ही प्रेशर मिलेगा इनको, इतनी ही एयर मिलेगी, एयर की क्वांटिटी कम हो गई तो एयर का प्रेशर भी कम हो जाएगा, एयर का प्रेशर कम हो गया, एयर का प्रेशर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब जब हम ब्रीथ करेंगे, जैसे नीचे यहाँ पर अभी हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, अमाउंट में कमी नहीं आएगी, अमाउंट में कमी नहीं आती, लेकिन वो जो डिसॉल्व हो रहा है हमारे ब्लड में उसमें कमी आ जाती है, सॉल्युबिलिटी ही कम हो जाती है। प्रेशर कम हो गया, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम, तो इनडायरेक्टली अमाउंट ही कम हो गया ना, सॉल्युबिलिटी कम, मतलब जो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, मतलब जो अनडिसॉल्व होगा वो क्या होगा, वापस बाहर निकल जाएगा। कुछ हुए बिना ही हीमोग्लोबिन और घूमने, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में घूमे, उससे पहले ही क्या हो गया, बॉडी में से बाहर निकल गया। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है, ओके। तो वही चीज बता रहे हैं पहला सेंटेंस में कि ऑक्सीजन इज लेस, पार्शियल प्रेशर कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ द ग्राउंड लेवल, दिस लीड्स टू अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो हमारे ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स एंड क्लाइंब और द क्लाइंबर्स, मतलब किसके लिए ऐसा होगा, ब्लड एंड टिश्यूज में जो भी होगा, ब्लड और टिश्यूज में जितना भी ऑक्सीजन नेसेसरी होगा, तो वो ऑक्सीजन नेसेसरी मिल नहीं रहा है, तो अगर ऑक्सीजन नेसेसरी ना मिले, जैसे हम बोलते हैं ना कि इसका ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया मतलब क्या, ब्लड प्रेशर क्या होता था, हाई ब्लड प्रेशर में तो फट जाती है, ओके, वेन सी, लेकिन लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, चक्कर आते हैं, फेंट होता है, गिर जाते हैं, नींद आती है, क्यों, ब्लड प्रेशर कम हो गया, मतलब जो फ्लो में जाना चाहिए ब्लड पूरी बॉडी में वो फ्लो से नहीं जा रहा, मतलब ऐसे भागते जाना चाहिए तो वो ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, वो सेल वहां से चिल्ला रहा है, ओ जल्दी आओ, भूख लगी है, ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, ये भाई साहब ऐसे ही जाएंगे। ब्लड प्रेशर लो है, क्यों लो है, धक्का मारने वाला कम है, धक्का कम मिल रहा है, धक्का कौन मार रहा है, हार्ट,
मतलब भले ही ब्लड प्रेशर कम है तो धक्का कौन मार रहा है, प्रेशर क्रिएट कौन कर रहा है, हार्ट प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ओके मतलब हार्ट पे इफेक्ट है। ओके लाइक दैट। तो वही चीज यहां पर बता रहे हैं, लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक। अभी ऑक्सीजन कम मिलेगा तो सेल को, टिश्यूज को, ब्रेन को, कोई भी ऑर्गन ले लो या छोटे से छोटे हमारे सेल्स और टिश्यूज ले लो, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उन लोग को फिर अपनी प्रोसेस वो करेंगे नहीं। सो वीक हो जाएगी पूरी की बॉडी अनएबल टू थिंक क्लियरली, अच्छे से सोच नहीं पाएंगे। सिम्टम्स ऑफ कंडीशन नोन एज एनोक्सिया, ये भी याद रखना। तो व्हाट इज बैंड एंड व्हाट इज एनोक्सिया, ऐसे पूछ लेंगे। ओके राइट शॉर्ट नोट ऑन बैंड्स एंड एनोक्सिया। हम सोचेंगे केमिस्ट्री में ये क्या पूछ लिया, बैंड्स और एनोक्सिया, यहां से पूछ लिया एप्लीकेशन। ओके सो एनोक्सिया क्या है, एनोक्सिया एक कंडीशन है जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी और सॉल्युबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और वो होने की वजह से बॉडी वीक हो जाती है, हम सही सोच नहीं सकते। ओके अनएबल टू थिंक क्लियरली एंड यही सिम्टम्स को बोलते हैं एनोक्सिया। तो वो एनोक्सिया क्रिएट हो जाता है। क्यों क्रिएट हुआ ये भी समझ में आ गया, जैसे डाइवर के केस में वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, हम ऊपर चले गए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन आवर ब्लड क्या हो गया, कम हो गया। सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो हमारी बॉडी में सेल्स टिश्यूज को ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में मिलेगा और अगर ज्यादा टाइम तक कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिले तो फिर एनोक्सिया क्रिएट हो जाएगा, मतलब बॉडी वीक हो जाएगी, हम क्लियरली सोच नहीं सकते। ओके यही सिम्टम्स होते हैं, दो ही सिम्टम्स तो बताए हुए हैं, क्या, वीक बॉडी, फीलिंग वीक एंड अनएबल टू थिंक क्लियरली, सही सोच नहीं सकते। ओके तो वो ही सिम्टम्स को क्या बोला है, एनोक्सिया बोला है। डन। ओके सो ये एप्लीकेशंस थी एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सब प्रेशर ही हम करते जा रहे हैं, हेनरीज में तो प्रेशर ही आएगा। ओके नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की इफेक्ट तो हमने अभी डिस्कस कर ली ना। ओके उसमें भी डिस्कस कर ली, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज ना, डिक्रीज। सोडा बॉटल याद रखो, बोला तो था। ओके चलो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। Solubility of gases in liquids decreases with the rise in temperature. Yes, when dissolved, the gas molecules are present in the liquid phase, and the process of dissolution can be considered similar to the condensation, and heat is evolved in this process. क्या बोल रहे हैं फिर से, heat is evolved, exothermic. Okay, फिर से बोल रहा हूँ। When dissolved, the gas molecules are present in the liquid phase. जो dissolve हो जाते हैं ना, जैसे CO2 सोडा कोको कोला में डिजोल्व हो गया, तो CO2 कोको कोला में जब डिजोल्व हो गया तो CO2 तो गैस है, लेकिन जब वो डिजोल्व हो गया तो वो क्या है, लिक्विड फेज में है। तो प्रेजेंट इन द लिक्विड फेज एंड द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन तो पता ही है हमें। ओके क्या, वाटर का स्टीम में से, वाटर में मतलब H2O का स्टीम में से लिक्विड फेज में आने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। सो सिमिलर ही है। एंड हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। हीट क्या हो रही है, निकल रही है। हीट निकलेगी तभी तो ठंडे होंगे। कंडेंसेशन प्रोसेस भी क्या है, ठंडा होना है ना। कंडेंसेशन जब स्टीम ठंडी होगी तभी तो हम बोलते हैं कंडेंसेशन, और वो लिक्विड फेज में आ जाएगी। ओके तो ठंडा होना मतलब सिस्टम में से हीट निकलना, तो इवॉल्व होना। ओके सो इवॉल्व हो रही है। We have learnt in the last section that dissolution process involves dynamic equilibrium and thus must follow the Law Settle principle. Yes, as dissolution is an exothermic process, जो हम dissolution कर रहे हैं, heat evolved हो रही है, बाहर निकल रही है, और बाहर निकल रही है तो exothermic. So as exothermic process dissolution, the solubility should decrease with the increase of the temperature. तो solubility क्या हो जाएगी, देखो वहां पे हमने याद रखा था, एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो देखो यहाँ पर वही आ गया, क्यों, क्योंकि डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
और वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब जब भी हम डिसोल्यूशन करें, मतलब कोको कोला जब हम बना रहे हैं, CO2 को हम डिसोल्व कर रहे हैं कोको कोला में, सिरप में, तो वो क्या है, डिसोल्यूशन प्रोसेस। हाँ, और वो डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है, वो डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दैट्स वाई क्या क्रिएट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डन, नया नहीं है, वहां जो था वही है। ओके, सिंपली यहाँ पे बता दिया है कि जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक के लिए हमने पढ़ लिया था कि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स इट। डन। तो यहाँ पर हमने सेकंड भी पढ़ लिया, क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, दोनों पढ़ लिए। सॉल्युबिलिटी, टॉपिक का नाम क्या था, सॉल्युबिलिटी, और वो सॉल्युबिलिटी हमने दो अलग अलग पार्ट में पढ़ा। पहला पार्ट क्या पढ़ा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें क्या पढ़ा, NTP, नेचर के ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है और प्रेशर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं है क्योंकि वहां पे गैस ही नहीं है। ओके, फिर हमने पढ़ा सेकेंड पार्ट, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। वहां पर भी हमने पढ़ा नेचर पढ़ा हमने, सपोज ऑक्सीजन गैस ले लो और HCl गैस ले लो, तो दोनों के दोनों डिसॉल्व तो हो रहे हैं, ओके, लेकिन नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में वाटर में डिसॉल्व हो रहा है और HCl गैस ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब नेचर के ऊपर डिपेंडेंसी है। फिर टेम्परेचर की बात की और लास्ट में टेम्परेचर की बात की कि डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ये हमने बात की। ओके, एंड प्रेशर की बात की, मेनली प्रेशर की बात की इन अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसेस इन अ लिक्विड में हमने प्रेशर की बात मेन की। क्या बात की मेन, if we increase the pressure solubility will be increased, that is P is directly proportional to X। किसने बोला ये, हेनरी ने बोला और डाल्टन ने भी यही बोला था। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब प्रेशर में ओवरऑल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो भी और पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो भी, पार्शियल प्रेशर का भी इफेक्ट होता है। ये हमने, दो अलग अलग कंटेनर है, सब कुछ सेम है लेकिन दो गैसेस अलग अलग है और दोनों के पार्शियल प्रेशर अलग अलग है, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, अलग अलग ही होगी। और अगर एक ही गैस है और हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। और क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी हमने सारे डिस्कस कर लिए। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, दैट्स व्हाई P इज इक्वल्स टू KH इनटू X, देयरफॉर KH इज इक्वल्स टू P by X। अब बस इतना याद रख लो, KH इज इक्वल्स टू P by X। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो KH क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई तो KH इंक्रीज हो गई। वैसे कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। ओके, एंड देन बंद हो गया क्या, हाँ। और लास्ट में हमने एप्लीकेशंस, मेनली 3 एप्लीकेशंस याद रखना कि ये सब पढ़ा हेनरी का लॉ, वो कहाँ यूजफुल है, तो कोको कोला कोल्ड ड्रिंक, ओके, हाई प्रेशर पे फिल किया जाता है, दूसरा स्कूबा डाइवर और तीसरा माउंटेनर्स, क्लाइंबर्स। ओके, तो 2 चीजें और क्या याद रखनी है, स्कूबा डाइवर्स को जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बेंड्स, और माउंटेनियर्स को जो होता है उसको बोलते हैं एनॉक्सिया। डन, ओके, हाँ, तो इतना रखते हैं आज और आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ने से पहले कल शायद हो तो हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। और ये थियरी कैसी है, ये थियरी भी इम्पोर्टेंट है और लंबी है, देखते हैं जो भी होगा वो।